Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum to all of you. Today, I warmly welcome our honorable speakers, respected Dr. Habib Aslam Gaba Sahab and respected Professor Tahir Mahmood Chaudhry Sahab. And again, I warmly welcome our worthy participants who have joined us in the first meeting of our Industry Academia Linkages Group. My name is Kamal Fareed and today I am going to moderate this session. As we all already late, तो time की constraint को देखते हुए I will skip the introduction part as our detailed profiles can be viewed in the group. जहाँ तक आज की मीटिंग की बात करते हैं और इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस ग्रुप की बात करते हैं तो एज इट इज सेट A journey of 1,000 miles began with a single step. आज हमने अपने इसी फर्स्ट स्टेप का आगाज कर दिया है and we truly endeavor to accelerate the pace of industry academia linkages. माइकल पॉटर जो हैं वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बहुत मशहूर एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ बिजनेस एनालिसिस भी प्रेजेंट किया है. उनका कहना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज के करंट इरा में अपना कंपैटिटिव एज मेंटेन करना चाहती है तो उसके लिए उसको एक चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ कंटिन्यूअल इनोवेशन. इट मीन्स कि मुसलसल हमें जिद्दत को अपनाने की ज़रूरत है और यहाँ पे मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स इस चीज़ से अग्री करेंगे कि इनोवेशन के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है. सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जितने भी की प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग इंडस्ट्री एकेडेमिया गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी वो इन कोलैबोरेशन काम करें. नाउ विदाउट एनी फर्दर ado, I would like to invite respected Professor Tahir Mahmood Chaudhry Sahab, who is the President and CEO of Pakistan Institute of Entrepreneurship. He is also the Executive Director of Haza Institute of Technology, Islamabad. Moreover, he is the Chairman of Industry Academia Linkage Open Source of Foundation of Pakistan and so many other societies and clubs. He is also the member of Computer Society of Pakistan, CEO of Falcon Engineering Islamabad, and also on the advisory board for 8 universities. Sir Tahir, over to you now. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Very warm welcome and thank you very much Ms. Kamal, Dr. Aslam Gaba and all respected participants from all over Pakistan. मैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब को देख रहा हूँ, समीन ज़की साहिबा ने अभी ज्वाइन किया है, सलीम अख्तर साहब हैं, मोहसिन नवाज साहब हैं, उमैर बाजवा साहब हैं, ज़ीशान खत्री साहब हैं. तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की इस वक्त कवरेज हमारे साथ है और बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं. सिंस इट्स अ वीकेंड तो लोग थोड़ा सा कैजुअल लेते हैं, कुछ ब्रंच का भी एक रिवाज होता है. तो सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं इंशाअल्लाह. मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी शेयर कर दूं. मेरी और डॉक्टर असलम गाबा साहब की पिछले कुछ 10 साल से फैसलाबाद को एज इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज शहर के हवाले से भी और इंडस्ट्री के हवाले से भी अपलिफ्ट करने की बात चलती रहती थी. डॉक्टर साहब जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आईटी कमेटीज को हेड करते रहे हैं और बहुत सारे और एरियाज में माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं. तो पिछले महीने फिर हमारी बात यहाँ आके रिजल्ट निकला उसका कि हम एक पाकिस्तान का नेशनल लेवल पे एक फोरम बनाते हैं जिसमें हम पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को लिंक करने के लिए अपनी एक हम्बल कोशिश करते हैं. फोरम्स बहुत सारे हैं. हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पीएमडीसी है जो आजकल पीएमसी है,
और इस तरह के जितनी और काउंसिल्स हैं, एचईसी की, सॉरी एचईसी की कह लें, चलें, हायर एजुकेशन की, और उसके अलावा फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये हमारा एक फुटप्रिंट बनता है जिसको हम देख के इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की बात करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज एक बड़ा बज़वर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह, इनोवेशन की तरह, और आप कह लें स्टार्टअप्स की तरह। लेकिन इनफैक्ट इसके ऊपर काम उस लेटर एंड स्पिरिट में नहीं हो रहा जिस तरह ये होना चाहिए। तो आज की जो हमारी एफर्ट है, आज हमने एक स्टार्ट किया है। एक तो ये रेगुलर फीचर है, हर हफ्ते सैटरडे को इसी टाइम पे 12:30 पे हम इंशाल्लाह ये वाला सेशन रन किया करेंगे, और इसमें हर दफा हमारे दो गेस्ट स्पीकर होंगे और किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज चूंकि हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो हम एक होलिस्टिक पिक्चर में उसकी पूरी कवरेज और पूरी उसकी जो अगराज व मकासद हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैप करने की कोशिश करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसके दो मेजर पोर्शन हैं, ये दो मेजर एक्टर हैं इस जिसको हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया कहते हैं। इंडस्ट्री में इसके फिर तीन सब क्लासिफिकेशंस हैं। इंडस्ट्री में एक तो हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, एक गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री है, और एक गवर्नेंस एट लार्ज है जिसमें पॉलिसीज और बाकी चीजें आती हैं जिसमें हम इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज को बेहतर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका बड़ा सिंपल है। मैं आगे छोटी सी एक प्रेजेंटेशन भी 4-5 स्लाइड की आपसे शेयर करूंगा। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, मैं उसको प्रॉब्लम्स नहीं कहता, बिकॉज पढ़े लिखे लोगों के लिए, और सारे माशाल्लाह इस वक्त प्रोफेसर लेवल के लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और इंडस्ट्री के चैंपियंस हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, इंशाल्लाह वो भी आते हैं। तो हम सब लोग इन चीजों को हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। दो तीन प्रॉब्लम्स हमें आती हैं जिसको कि हम ऑक्युपाई नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, या ओवरकम नहीं कर सकते। वो है हमारा नेटवर्क। अब नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क या बॉडी एरिया नेटवर्क की बात नहीं कर रहा मैं। नेटवर्क से मुराद हमारी सोशल इंटरेक्शन है। इस वक्त जैसे डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब बैठे हैं, डॉक्टर ज़ीशान खत्री साहब बैठे हैं, सलीम अख्तर साहब हैं, मोहसिन नवाज साहब हैं, ये हमारा एक नेटवर्क है। तमीम ज़की जो हैं, मैं बहुत प्राउडली शेयर करता हूं कि इन्होंने मेरी एक वर्कशॉप पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं गया था, वो अटेंड की थी। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट शी इज माय स्टूडेंट, बट विद इन हरसेल्फ शी इज एन इंस्टीट्यूशन इन करियर काउंसलिंग। तो एक कमाल हासिल है उनको, और उन्होंने इसको पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी और पूरे पाकिस्तान के लेवल पे भी डिफरेंट फोरम्स में, रादर मैं ये कहूंगा कि इसको इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अरूबा गिलानी साहिबा हैं, नस्ट इस्लामाबाद के इंडस्ट्री लाइजन ऑफिस को हेड करती हैं। मैं बहुत प्राउडली शेयर करता हूं कि शी वाज इन एयर यूनिवर्सिटी बिफोर अटेंडिंग माय वर्कशॉप। आफ्टर दैट she selected as industry liaison officer manager, and then she is the general manager in there. So उन्होंने कमाल क्या किया है कि 2019 में नस्ट में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया, और फोटे क्या था उनका कि उन्होंने 9,000 स्टूडेंट्स को, नस्ट के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंटर्नशिप अरेंज करके दी है। अब ये कोई छोटा सा टास्क नहीं है। तो आगे जाके हम इसके जो पार्ट्स हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के, उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप है, एक पोर्शन उसका प्लेसमेंट है। फिर इसमें एकेडेमिया को, या हमारे जो मौजूद असातिज़ा किराम हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, उनकी इंटर्नशिप का भी जिक्र है। वो कैसे अपना समर इंडस्ट्री में गुजारेंगे। हमारे एक नॉर्म है, हमने हायर एजुकेशन को, मैं ज्यादा फोकस इस वक्त हायर एजुकेशन पे कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है इस वक्त वो हायर एजुकेशन का है, और उसी पे हमने रहना है। हमारे एजुकेशन सेक्टर में हम इसको हायर एजुकेशन को एक फैसिलिटेटिंग बॉडी नहीं कंसिडर कर रहे, हम इसको एक अर्निंग यूनिट कंसिडर करते हैं। मैं इससे शदीद इख्तलाफ करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज दोनों की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसको हल करने के लिए
रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करें और बाकी जितने उनके रोल हैं वो भी पूरे करें। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग क्या करते हैं कि वो वाली डिग्रीज ऑप्ट कर लेते हैं। मैं अब चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और डीन डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एचओडी की बात कर रहा हूँ, तो वो एज ए बिजनेस यूनिट इसको रन करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनको वो कैश काउ चाहिए होती है जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए और फीसें उनके पास आ जाएं। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की भी ख्वाहिश होती है और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की भी होती है। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि उनको अपनी सारी फंडिंग खुद अरेंज करनी होती है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज अपने सारे जो फंड्स हैं वो बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट फंड करती है। आजकल कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटीज का ऑब्जेक्टिव फंड रेजिंग है? आई एम सॉरी, फंड रेजिंग एक अलग महकमा है इसकी, इसी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के अंदर। एक दिन हम उसमें भी, हमारे पास एक चैंपियन है पाकिस्तान के जिन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी है और उनको भी हम इनवाइट करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपने अगर फंड रेजिंग करनी है, इधर यू आर ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और यू आर ए हॉस्पिटल और यू आर एनीथिंग, जो भी आपकी कोई एंटिटी हो सकती है, आपको वो फंड रेजिंग की जो मैकेनिज्म है वो कैसे अंडरस्टैंड करनी है, वो कैसे आपने एग्जीक्यूट करनी है। जिस तरह की दुनिया भर में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं और अदर एनजीओज भी हैं, वो काम करती हैं। तो वो भी एक हमारा चैप्टर है जिसमें यूनिवर्सिटीज के लिए फंड रेजिंग, क्योंकि इस वक्त ये हॉट इशू है। बाज यूनिवर्सिटियों में सैलरीज देने के मसाइल हुए हैं। अच्छा, ये मसाइल क्यों हुए हैं? इसलिए कि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो एक डोनर और डोनी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर काम कर रही हैं कि जी पैसे मिल रहे हैं, बस हम चल रहे हैं। अपने आप को जब आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, आप अपने आप को डेवलप नहीं करते और अपनी फंड रेजिंग को मैनेज नहीं करते, तो चैलेंजेस होते हैं। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप बीबीए के अंदर 500, 700, 1000 बच्चा एडमिट कर लें। और इस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का जो अलमिया है, चैलेंज है, इस वक्त पीईसी के इलेक्शन रूज पे हैं, तो बड़ी धुआंधार तकरीरें हमारे इंजीनियर भाई जो हैं वो कर रहे हैं। 40,000 स्टूडेंट थे आज से 3 साल पहले इंजीनियरिंग के जो जॉबलेस थे, और अब 1 लाख हो गई है उनकी तादाद। तो व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग दैट स्टफ व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री या गवर्नमेंट? ये हम आज डिस्कस करेंगे और इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो सबसे अच्छा जवाब दे सकता है या दे सकती है सेक्टर, वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को अगले 5 साल में और अगले 10 साल में किस तरह के इंजीनियर चाहिए, किस तरह के ग्रेजुएट्स चाहिए, किस तरह के रिसर्चर चाहिए, ये इंडस्ट्री आपके साथ बैठ के असर्टन करती है। लेकिन ये उस वक्त होगा जिस वक्त आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आपके नेटवर्क में इंडस्ट्री के लोग बैठेंगे। अच्छा, वो बैठना जो है ना, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूं कि आप 6 महीने के बाद एक चाय पे बुला लेते हैं और बैठ के वहां अपनी मर्जी का एजेंडा बना के, मैं यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूं, और वो फ्लोट कर देते हैं कि जी ये हमारा एजेंडा। तो वो एजेंडा होता क्या है? मैं चूंकि पिछले 15 साल से हायर एजुकेशन कमीशन में एज ए एडवाइजर भी काम कर रहा हूँ, काउंसिल में भी, नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल में भी, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल में भी, और एचईसी के साथ, पीईसी के साथ भी कुछ मेरी मसरूफियात होती हैं। तो मैं ये देखता हूं कि वो सिर्फ फाइल का पेट भरने के लिए, क्योंकि हर साल 1 साल के बाद एचईसी की भी एक्रेडिटेशन होती है, पीईसी की भी एक्रेडिटेशन होती है, और वो री एक्रेडिटेशन कह लें या रिन्यूअल कह लें उसका। और जो मुख्तलिफ काउंसिल हैं, बिजनेस काउंसिल और कंप्यूटिंग काउंसिल, वो भी अपनी एक एक्रेडिटेशन करती हैं। उसके अंदर 10 नंबर का एक सवाल होता है कि जी आपने कितने एमओयू साइन किए हैं और कितनी आपने एक्टिव आपने मीडिया, उसका पेरने के लिए हम ये लिख लेते हैं। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई एमओयू साइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि क्या ये वाकई आपको चाहिए, और जब आप साइन कर लेते हैं तो फिर आप उसको उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल करना शुरू करें। ठीक है, आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो नटशेल में ये है कि इस वक्त आपने जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना है वो इंडस्ट्री की मर्जी से करना है, और वो उससे पहले आपको इंडस्ट्री के साथ टेबल पे बैठना है। और अभी अगर हम मेरे साथ माशाल्लाह बहुत लर्नड प्रोफेसर्स बैठे हैं इस वक्त, अगर हम एनालाइज करें तो 1 साल में, ये जो पिछला 1 साल गुजरा है 15 मार्च 2020 से लेके आज तक, इस 1 साल में दुनिया तकरीबन कोई 20-25 साल की ग्रोथ कर चुकी है।
इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉर फुटिंग पे चीजों को देखना, हैजर्ड सिचुएशंस को हैंडल करना, क्राइसिस मैनेजमेंट को देखना, चेंज मैनेजमेंट को देखना, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि 18,000 जहाज आपके ग्राउंड पे आ गए थे, एयरपोर्ट्स पे जहाज खड़ी करने की जगह नहीं बची। सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री थी। आपका हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज्यादा ओवरलोडेड सेक्टर बन गया, और हमें फिर उसकी खामियां और उसकी कमजोरियां और उसकी जो लिंकेजेस की कमजोरियां थी वो हमें नजर आने लगी। फिर उसके बाद होटल इंडस्ट्री है जो सेकंड लार्जेस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। इन दोनों को बहुत बड़ा इफेक्ट, 40% से ज्यादा दुनिया भर में होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। और पाकिस्तान में भी ये कोविड और ये जो लॉकडाउन और इसकी जो सिचुएशन आती हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपने पर मंथ पैसे कमाने हैं और उसके बाद आपने उसको पे ऑफ करना है, रेंटल भी देना है और एम्प्लॉइज को भी पैसे देने हैं। ये तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। जब लॉकडाउन हो जाता है तो 5 लाख आपके जो व्हीकल्स हैं करीम में और उबर में, वो अच्छा, मैं सिर्फ ये रेफरेंस के तौर पे दे रहा था कि एक साल में इतनी डिस्ट्रप्शन हुई है। तो अगर हम इसको अगले 5 साल में और अगले 10 साल में, जो कि हमें देखना होता है एज एक्डेमिशियन, एज ए रिसर्चर, कि अगले 5 साल में और 10 साल में इंडस्ट्री किस तरफ को टिल्ट करेगी, इंडस्ट्री कहां जाएगी। इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रही है, ठीक है जी, पूरी दुनिया में। और ग्लोबल इम्पैक्ट जो है, या ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा करते थे कि ग्लोबल विलेज है दुनिया, आज जैसे अभी हम एक मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में रिगार्डलेस कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और मेरे साथ वाले कमरे में आप बैठे हैं, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाबशाह, जामशोरो, कराची में बैठे हैं, या आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बैठे हैं, वी आर डूइंग द सेम मीटिंग विद द सेम लेटर एंड स्पिरिट, जिस तरह के हम अभी कर रहे हैं। तो इस फिनोमिना को जब हम हायर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और ट्रांसपोर्टेशन में या किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ले जाके देखते हैं, तो डिस्ट्रप्शन आ चुकी है, पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन आ चुकी है। अब इस डिस्ट्रप्शन को कैप्चर करने के लिए या इस डिस्ट्रप्शन को अलाइन करने के लिए, मैप करने के लिए विद आर इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, क्या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो तैयार हैं? क्या हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो तैयार हैं? क्या हमारी मिनिस्ट्रीज और अप टू द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, क्या वो इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं? आंसर इज नो, हम नहीं कर रहे हैं उसको। तो हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और ये हमारे आज के प्रोग्राम का एजेंडा है कि जिसमें हम इसको एड्रेस करेंगे। मैं थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन शेयर कर दूं, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको कि हम लेके आगे चलेंगे और इंशाल्लाह इस चीज को मैनेज करते हैं। मुझे एक सेकंड दे दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूं। जी जनाब, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसको हम टोटलिटी में इंडस्ट्री कहते हैं। और जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसमें हम अपनी गवर्नमेंट को रखते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रखते हैं, और अप टू द लेवल ऑफ बल्दिया और हमारी जो बल्दियाती निज़ाम है उसको हम रखते हैं। इन तीनों सेक्टर्स को जब हम एड्रेस करेंगे तो ये इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज का एक गोल्डन ट्राइंगल बनेगा। ये तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। आगे जाके हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर को जो पॉलिसीज बनानी होती हैं, जिस तरह अभी हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों टेबल पे बैठेंगे तो उनके अगले 10 साल का रोड मैप बनेगा। इसी तरह ही गवर्नमेंट को भी अगर हम साथ बैठाएंगे या हम गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, वट एवर दी रीजन इज, जो भी उसका पोर्टफोलियो बनता है, तो यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट एट लार्ज, ये तीनों जब एक टेबल पे बैठेंगे तो फिर ये चीजें चलेंगी। आप अभी कोविड के एग्जांपल में इनको ले लें, जो हमारा एनसीओसी है, एनसीओसी एग्जैक्टली इसी ट्राइंगल पे काम कर रहा है कि वो इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है, और हमारी पूरी जो पैरामेडिक्स का फुटप्रिंट है वो भी इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है, और सब एक अलाइन होके काम कर रहे हैं। और थोड़े बहुत कोई बाज़ औक़ात किसी एक सूबे के कोई कंसर्न होते हैं तो वो अगेन आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है, वो परसेप्शन यहाँ पे आके चेंज होती है। थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है अभी भी। तो ये एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन और ये हमारा जो ग्रुप बना है और ये जो हम
एक डेंट डालने जा रहे हैं इस जमूद के अंदर कि हम सिर्फ नाम के लिए इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज को ले लेते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको हम एड्रेस करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है 7 बिलियन लोग इस वक्त वो इस कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं कि 1.9 बिलियन यंग लोग हैं जिनको काम पे जाना है, 1.7 बिलियन सर्विसेज के बिजनेस में काम कर रहे हैं, 1.4 बिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। और पाकिस्तान को बहुत बड़ा फोटे हासिल है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। 70% प्लस हमारी पॉपुलेशन आज भी देहात में रहती है या एग्रीकल्चर के बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। फुटप्रिंट उनका एग्रीकल्चर के साथ है। 95% of our total exports is directly or indirectly related to our agriculture sector. तो मेरी आज ये रिक्वेस्ट होगी सारे अकाबरीन से, जो चाहे इंडस्ट्री से हैं चाहे एकेडमिया से हैं, कि इस फोटे को, इस स्ट्रेंथ को आप इग्नोर ना करें अपनी पॉलिसी बनाते हुए, अपने प्लान बनाते हुए, अपने फुटप्रिंट बनाते हुए, अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूशन में ले जाते हुए। रीजन ये है कि हमारे बहुत सारे चैंपियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आईटी के बाद एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी। पाकिस्तान के आज तक 75 साल के जो सर्वाइवल हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा आप कह लें सपोर्ट है हमें, वो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की है। बिलीव मी, हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, हमारे पास बाय एंड लार्ज हर साल सैलाब आते हैं, तबाही होती है। अगेन हमारा एक प्रॉब्लम है, ये हम उसको हैंडल नहीं कर रहे। आगे जाके उसको मैंने इनलिस्ट किया है। हमारा जल्जले आते हैं, उसके बाद कोविड अभी आया है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा आप कह लें कि डिस्ट्रप्शन है अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया के लिए। हम भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उसको बहुत अच्छा हैंडल किया है, उसका एक बहुत बड़ा, मैं अभी इकोनॉमी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसमें से एक सबसे बड़ा रीजन हमारा ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हमारे लोग जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। और लेट मी शेयर विद यू दी करेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप कोविड की इम्पैक्ट की बात करें तो बड़े शहरों में इसका इम्पैक्ट है, देहात में इसका इम्पैक्ट बहुत माइन्यूट है। अगेन उसका रीजन क्या है कि देहात में अभी भी लोग खुली खुली जगहों पे रहते हैं, धूप में एक्सपोज हैं, धूप में फिरते हैं, जफाकश हैं। उनका इनटेक अभी भी कुछ बेहतर है, फूड इनटेक जो है वो खालिस है, कुछ चीजें अभी भी देहात में खालिस मिलती हैं, फल सब्जियां। और वो इस सेक्टर को इग्नोर नहीं करना है हमने इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की डिस्कशन में। हमारी जितनी यूनिवर्सिटियां एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, हमारी जितनी एग्रीकल्चर की और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटियां एग्री इंजीनियरिंग में रिलेटेड हैं, एग्री बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको अपना रोल अदा करने की जरूरत है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। दुनिया भर में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम बना हुआ है, चल रहा है। हमें उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और उसको साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और स्मूथ करने की जरूरत है। ठीक है जी। ये हमारा फुटप्रिंट है। 577 मिलियन लोग जो हैं 64 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 430 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। ये छोटा सा होता है ये कि जब भी आपकी पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, कुछ आपके सामने डेटा होना चाहिए। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में, वो तेल नहीं है, ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, वो डेटा है। तो डेटा को जब हम सामने रखेंगे तो हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। इसी तरह जब हम पाकिस्तान का डेटा सामने रखेंगे तो उसके अंदर जितनी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा हमारा काम होगा। यूनाइटेड स्टेट्स का इम्पैक्ट है, कनाडा, जापान, चाइना, और ये जीडीपी के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों की एक स्टेटिस्टिक्स हैं। हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। ग्लोबल जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इम्पैक्ट डाल रही हैं दुनिया में, आप उसका वॉल्यूम देखें तो एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इंटेल, ऑरेकल, आईबीएम, सैमसंग, सिस्को, यू नेम इट, ये वो कंपनीज हैं जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं इकोनॉमी पे और अल्टीमेटली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इन कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है, जो खासतौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है उनका। लेकिन जो इसमें हम देखते हैं कंज्यूमरिज्म जो है वो दुनिया भर के लिए एक जहर है। हम ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, ब्रांड्स जो हैं वो दुनिया भर के लिए जहर हैं इन टर्म्स ऑफ मेजर पॉपुलेशन तो उसको अवेल नहीं करती। बहुत
छोटी परसेंटेज जो है वो ब्रांड्स के चक्कर में पूरी दुनिया को तवाबाला कर देती है। तो कंज्यूमरिज्म और ब्रांड, ये जब हम टोटलिटी में पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसको भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज को डिस्कस करते हुए। हमारे जो दूसरे गेस्ट स्पीकर्स आएंगे अगले दिनों में, वो इन सब चीजों को, मैं तो आज एक होलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूँ आपको, और असलम गाबा साहब जो हैं इसके बाद एक इसका एक और वर्जन, एक और पहलू आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता लाइन अप करने जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और आप सब ऑनरेबल प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और जो हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप सब ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है। ये आपका फोरम है और आप सब ने इसमें वीकली बेसिस पे एक एक सिंक करके, सिंक्रोनाइज करके और सीक्वेंस में चलते हुए आपने अपना कंट्रीब्यूशन देना है ताकि हम इसको किसी नतीजे पे ले जा सकें। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि इन कंज्यूमरिज्म को कैसे देखना है, ब्रांडिंग को कैसे देखना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे देखना है, करियर काउंसलिंग इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, प्लेसमेंट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो स्पेशल स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम इसके बाद इसको एड्रेस करते रहेंगे। ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कि आप कह लें स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, जिस तरह अली बाबा है, एप्पल है, और मतलब आप ये समझ लें कि इनका इम्पैक्ट उससे ज़रा बड़ा है। और जिस तरह ऑयल कंपनीज हैं, इसमें बैंक्स हैं, सैमसंग का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर आ गया है। तो इन चीज़ों को हमने कैसे देखना है, ये भी रियलिटी पे बेस करेगा। उसके बाद दुनिया में कौन सा मुल्क किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरह अपना एक्टिविटी शेयर कर रहा है, किस तरह वो इन चीज़ों को देख रहा है, किस किस इकोनॉमी में किस किस का रोल है, ये आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने पाकिस्तान पे वापस आता हूँ और एक कंपोज्ड, बिल्कुल फोकस्ड और उस शक्ल में आपसे शेयर करता हूँ। ये सिंपल मेरे नज़दीक, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मेरे नज़दीक पाकिस्तान के ये 13 मेजर चैलेंजेस हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज को इसके ऊपर बेस कर लें, इसके ऊपर फोकस कर लें, तो हम अपनी चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में अगर आप देखें तो मैंने लिखा है 13 चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो इन सारी चीजों के साथ मैच करनी चाहिए, मैनेज करनी चाहिए और अलाइन होनी चाहिए, मैप होनी चाहिए। ठीक है जी। 13 चैलेंजेस जो हैं हमारे, सबसे पहला हमारा जो इशू है वो गवर्नेंस का इशू है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो वापडा है, चाहे वो सुई गैस है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो हमारे एकेडेमिया है, एडमिशन प्रोसेस है, हमारी डिग्री अवार्डिंग, डिग्री अटेस्टेशन है, वीजे हैं, एवरीथिंग, हमारे लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, हमारा CNIC बनता है। ये सारी जगहों पे आपको गवर्नेंस चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, कम से कम टाइम में, कम से कम खर्चे पे लोगों को अपना काम हो जाए। दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज, क्या हमारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं? आंसर अभी गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है, CNIC का प्रोसेस बहुत बेहतर हो गया। लेकिन वो भी जब मैं सर्वे करता हूँ, मैं जाता हूँ फार फ्लंग एरियाज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ। मैं अभी नारोवाल गया पिछले दिनों में, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के लिए काम कर रहा था मैं, एक प्रोजेक्ट। तो वहां मैंने देखा तो सॉर्ट ऑफ एक दुकान के लेवल का ऑफिस है और मीलों लंबी लाइन लगी हुई है। धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में लोग बाहर खड़े हैं रोड के ऊपर, लंबी लाइन लगी हुई है CNIC की। तो मैंने हसन इकबाल साहब से कहा, मैंने कहा जनाब ये आपका शहर है और आपने ये, ताहिर साहब मैंने वो जो हमारा स्पोर्ट्स वो जो कॉम्प्लेक्स बना है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर इसका ऑफिस बनाया था, तो उसमें ये हो गया, तो उसमें वो हो गया। भारत, मैं अगेन ये कहूंगा कि गवर्नेंस, रिस्पेक्ट चाहिए, ऑनरेबल हमारे जो सिटीजन हैं उनको, उनके बैठने की जगह चाहिए। तकरीबन 1 मील लंबा एक कंपाउंड है नारोवाल में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का दफ्तर है और डिप्टी कमिश्नर साहब का घर है, माजरत के साथ। और जहां जिन लोगों के पैसों से वो बन रहा है, वो वहां पे रुल रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा। और सिंध में भी मैंने देखा इसी तरह ही लोग ख्वार हो रहे हैं। तो ये गवर्नेंस है जिसका इम्पैक्ट
अच्छा, अब एकेडमिया ये कहती है कि जी हमारा इसमें क्या रोल है? आपने पॉलिसी डिसीजन देने हैं, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखना है, आपने मार्केटिंग और मैनेजमेंट को देखना है, जिसको हम एट लार्ज गवर्नेंस में देखते हैं। तो उसके उसके ऊपर हमने आवाज उठानी है। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या हमारे जो और इदारे हैं जो कि गवर्निंग बॉडीज एक तरह से कह लें, उनको भी इन चीजों को मैनेज करने की तलकीन करनी है और एट लार्ज ये हमारे अवाम के लिए फायदा होगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम प्रॉब्लम में हैं, हमारे 3.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे हायर एजुकेशन में आ जाएं, बिल्कुल हम जंप करते हैं चाइल्ड एजुकेशन से और ऊपर चले जाते हैं हायर एजुकेशन में। तो इस वक्त हमारे एक मेजर चंक जॉबलेस बच्चों का है। अब उसमें अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारी पॉलिसीज, एचईसी की, पीईसी की और इंडस्ट्री की आपस में मैच नहीं कर रही। चाहिए क्या उनको नहीं पता, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वो। इसके दरमियान में मैच कैसे होगा, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है ये एजुकेशन सेक्टर। फिर इसमें जो मिडिल टीयर है जो कि 65% होती है पूरी दुनिया में, 65%। हायर एजुकेशन एक एंड है, लेकिन हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या टेक्निकल ट्रेनिंग है वो 65% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन का उसमें जाना चाहिए। हमारे यहाँ उसकी मिकदार बहुत कम है और हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे और उसका फुकदान भी है। और हायर एजुकेशन की जॉब्स हमारे पास इतनी हो नहीं सकती, इसलिए कि अगर आप एक फैक्ट्री में एक फाइनेंशियल कंट्रोलर रख लेते हैं या एक फाइनेंस मैनेजर रख लेते हैं, एचआर का एक मैनेजर रख लेते हैं, सेल्स के 4 बंदे रख लेते हैं, तो खत्म हो गया काम। बाकी 5 लोग आपने ऑक्यूपाई कर लिए। तो बाकी जो लोग हैं वो मिडिल टीयर के लोग हैं, 65%। वो आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो आपके फोरमैन हैं, वो आपके टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल लोग हैं। इवन स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है। अब स्किल्ड लेबर का मतलब सिर्फ हम इंडस्ट्री में कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल्ड लेबर जो है, पैरामेडिक्स जो हैं, ओटी के एक्सपर्ट जो हैं, नर्सिंग का स्टाफ है। जापान को इस वक्त 1.5 लाख लोग चाहिए कोविड में, यूके को लोग चाहिए। यूके से एनएचएस के लोग हमारे पास आए, उनके इत्तेफाक से जो उनके रजिस्ट्रार हैं, ही इज अ पाकिस्तानी, वो हमारे पास आए, उन्होंने बताया जी कि हमें ये लोग चाहिए, हम फिलिपाइन से, इंडिया से, बांग्लादेश से लेते हैं, आप ये क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे? अलमिया देखें डेटा, अगेन वही आप मेरी जो पिछली बात थी, डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी वैसे ये बड़ी डिस्ट्रप्शन है, पाकिस्तान में डॉक्टर ज्यादा हैं, नर्सें कम हैं। तो पैरामेडिक्स में, नर्सिंग में, ओटी में, टेक्नीशियंस में इस चीज को डेवलप करने की जरूरत है। और फिर अभी जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी नकाब उतरे हैं और गिलाफ उतरे हैं और कवर उतरे हैं कोविड के दौरान में, हमें असलियत पता चल गई है कि सिंध के अस्पतालों में क्या हो रहा है, पंजाब के अस्पतालों में क्या है, केपी के अस्पतालों में क्या है, बलोचिस्तान के अस्पतालों में क्या है। अब वो दुनिया भर में ये हुआ है, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों की कली खुल गई है। तो अब हमें उसको रीअलाइन करने की जरूरत है। तो ये एजुकेशन सेक्टर जो है, इसमें टोटल कवरेज आएगी, इंजीनियरिंग एजुकेशन भी आएगी, हेल्थ केयर एजुकेशन भी आएगी, जनरल एजुकेशन भी आएगी। हमें इसको देखने की जरूरत है। एनर्जी हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को अगर कोई चीज चलाती है तो वो एनर्जी है। आज भी हमारी अगर लाइट बंद हो जाए इस वक्त तो हम सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल की शक्ल में है, मतलब इलेक्ट्रिक बिजली की शक्ल में है, एनर्जी सुई गैस की शक्ल में है, एनर्जी फ्यूल की शक्ल में है, एनर्जी विंड की। मजे की बात यह है, अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे मुल्क के ऊपर कि हम इसमें बहुत खुद कफील हैं। हमारे यहाँ जितनी धूप होती है, दुनिया के बहुत कम मुल्कों में इतनी धूप होती है। अरब मुल्कों में तो खैर गर्मी 50 डिग्री से ऊपर चली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कंट्रोल्ड गर्मी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सोलर एनर्जी में। हम विंड एनर्जी में, जैसे हैदराबाद, जामशोरो और कराची के दरमियान में एक विंड कॉरिडोर है, तो वहां पे काफी एक्टिविटीज हमने जनरेट की हुई हैं। इसको बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास ये जो सॉल्ट रेंज है, इसमें ये कॉरिडोर बन रही है उसी तरह की, उस कॉरिडोर को फिलअप करने की जरूरत है। तो एनर्जी एट लार्ज अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज में एनर्जी को किसी और एंगल से देखना है। एनवायरमेंट की हम बात करते हैं और हम आमतौर पर ये समझते हैं कि जी दरख्त लगा लिए, हवा अच्छी होगी तो एनवायरमेंट हो गई। ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट ये भी कहती है कि आपने कंक्रीट का जंगल नहीं उगाना। कराची इज द बेस्ट एग्जांपल। हमें जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको प्रिजर्व करना है। दुनिया भर में ये जुर्म है कि आप किसी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर लें किसी कॉलोनी में, हाउसिंग कॉलोनी में, या उसके ऊपर कोई आप एम्पायर खड़ी कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। आप वो बंजर जमीन देखते हैं, उसके ऊपर जाके ये चीजें करते हैं, या वो लेस फर्टाइल या जो पहाड़ी इलाकों में जगह होती हैं उनको आप इसमें यूटिलाइज करते हैं।
पाकिस्तान में इसके उलट हो रहा है। और मजे की बात यह है कि हर जनरल यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट पढ़ाई जाती है, हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट पढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन फैकल्टी मेंबर से लेके, स्टूडेंट से लेके और इंडस्ट्री के लोगों तक किसी की आपस में कोई लिंकेज नहीं है। जबकि एनवायरनमेंट ये कहती है कि आपने पार्क बनाने हैं, उन पार्क में दरख्त लगाने हैं, उन दरख्तों को और पार्क्स को इतना आबाद रखना है कि लोग उसमें आए। और ईरानी मकूला है कि जिस शहर में पार्क्स और ग्राउंड आबाद होते हैं, वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को मिलके गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइन करके और पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बनाना है। और अगेन हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास पानी है, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ा नहरी निजाम है। हमें सिर्फ अपनी पॉलिसीज को अलाइन करना है। ये बंद करना पड़ेगा हमें कि हम ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हाउसिंग कॉलोनीज के लिए इस्तेमाल करें। अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। वाटर, पानी आता है तो हम मर जाते हैं, पानी नहीं होता तो हम मर जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास इतना पानी है कि हम अगर अपनी बिजली पैदा करनी शुरू कर दें तो हमें किसी से बिजली लेने की नहीं, बल्कि हमारे पास सरप्लस बिजली हो सकती है। अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमें ये मंसूबे बनाने पड़ेंगे। फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे, वो एक अलग चीज है। 40% हमारी खुराक जाया हो जाती है पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस होती है। खुराक से मुराद है गल्ला, अनाज, फ्रूट और वेजिटेबल। 40% हम जाया कर देते हैं। सिंध में जाके जब हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे और कुछ गोदाम जो इसके बने हुए हैं गंदम के, वहां पे कीड़ा पड़ जाता है, ऊपर से बारिश हो रही होती है, लाइव पड़े होते हैं। इसको सिक्योर करने की जरूरत है। गंदम पैदा करना बड़ा आसान है, गंदम को सिक्योर करना बड़ा मुश्किल है। तो फूड सेफ्टी की बात, फूड को प्रिजर्व करने की बात, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में इतना ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन उसको ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए कारखाने चाहिए, प्लांट्स चाहिए, जो कि दुनिया भर में अब बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो हम उसको अगर प्रमोट करें तो हमारी जो जॉब्स हैं, आगे एक टॉपिक है हमारा जॉब्स का, उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है। एग्रीकल्चर हमने टोटलिटी में डिस्कस किया। एग्रीकल्चर को हम किसी दूसरे एंगल से अगर देखें तो हमारे पास इतनी बड़ी दौलत है, हम इसको पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। भेड़ चाल में जब गंदम आती है तो गंदम, चीनी आती है तो चीनी, आलू आते हैं तो वो सरप्लस हो जाते हैं, रुलते रहते हैं, और दूसरी दफा फिर आलू जो है वो 200 रुपए किलो पे चले जाते हैं। और इसी तरह प्याज, इन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है। हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए। और अगेन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे बैठना है, गवर्नमेंट को टेबल पे बैठना है, इंडस्ट्री को टेबल पे बैठना है। इन्वेस्टर्स के पास पैसे हैं, वो पूछते हैं हम कहाँ इन्वेस्ट करें। ड्राई फ्रूट के प्लांट लगाने हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ये मैच मेकिंग जो है हमें इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में करने की जरूरत है। अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है एग्रीकल्चर का। हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह हम उनकी खिदमात लेंगे और उनसे इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे। लाइवलीहुड, हैप्पीनेस और एथिक्स, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। इसको भी इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी टॉपिक है। दुनिया में लाइवलीहुड की मिनिस्ट्रीज बन गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बन गई है, और हमें अपने इन सारे तीनों जो हमारे क्वार्टर्स हैं इनके अंदर इसको मैनेज करने की जरूरत है। करप्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। करप्शन की वजह से बहुत सारे इल्स और इविल्स पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में, हम जब अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसको बेहतर करने की जरूरत है। और अगेन उसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो यही चीजें हैं जो हमने ऊपर से अभी तक डिस्कस की हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ हम 3.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास लाखों की तादाद में अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, और सैकड़ों की तादाद में पीएचडी हैं जिनको कि हम प्लेस नहीं कर पा रहे। तो देयर इज अ गैप, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को टेबल पे बैठ के एड्रेस करने की जरूरत है, अलाइन करने की जरूरत है। उनके अंदर थोड़ी सी वैल्यूएशन की जरूरत है, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की जरूरत है, उन पीएचडीज की और उन स्टूडेंट्स की। मैंने अभी हाल ही में एक सर्वे किया, मैं पीसी के साथ एक काम कर रहा था, तो मैंने एक लोगों को कहा कि हम आपकी ग्रूमिंग के लिए एक सेशन कर रहे हैं, आप एक कवर लेटर के साथ अपना सीवी भेजिए, और हम आपको फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में कहाँ आपको हम उसमें ट्रेन कर सकते हैं। 10,000 प्लस इंजीनियर्स ने अप्लाई किया। मेरी उस रिक्वेस्ट पे एक इंजीनियर ने, आउट ऑफ 10,000 एक इंजीनियर ने कवर लेटर उसके साथ लगाया, और मैंने पूरा उसका सीवी पढ़ा, देखा, तो मैंने देखा कि वो वाकई जिस इंस्टीट्यूशन से था उसमें थोड़ी बहुत ऐसी एफर्ट की गई थी कि जिसमें वो सिखाया गया था कि आपने अप्लाई कैसे करना है।
सीवी बना हुआ है 1901 का, वही सीवी जो है वो टकाटक 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 हर इंडस्ट्री के लिए, हर जॉब के लिए वो सूटेबल समझा जाता है। तो ये सिखाने की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरी तरफ मैं अगर पाकिस्तान में अपने इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखूं, सिंस आई बिलोंग टू इंडस्ट्री एज वेल, तो हमें इस्लामाबाद में 2000 आईटी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत होती है, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। सिर्फ इस्लामाबाद के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, पूरा जोर लगा के हमें 200 लोग नहीं मिलते, जो मिलते हैं उनको भी बिठा के ट्रेन करना पड़ता है। उसके बावजूद कि मैं इस्लामाबाद में हूँ और हम 100 लोगों का एक ग्रुप है यहाँ पे, जिसमें जाहिद बशीर मिर्जा साहब हैं और इस तरह के माजिद मकबूल साहब हैं और इंडस्ट्री के चैंपियंस हैं, फैसल साहब हैं ओवेक्स टेक्नोलॉजीज के, एक पूरा नेटवर्क है हमारा। हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, इस्लामाबाद में 37 यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा मेल जोल है। पूरा जोर लगा के भी हम इसको अभी तक डेवलप नहीं कर सके। तो इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट फॉर दिस एरिया टू बी एड्रेस्ड, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब गैप है, उधर जरूरत है, इधर हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन फाइन ट्यूनिंग उनकी नहीं हो रही कि उनको हम ला के इसमें डेवलप कर लें। हाउसिंग एक और मतलब मैं इसको अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में देखूं, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी है, नौकरियां अवेलेबल हैं, जगह अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स को, हॉस्पिटल्स में पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को अगर जॉब्स दे दी जाएं और गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी असामियां खाली हैं उनको भर दिया जाए, तो 50% तो यही पूरा हो जाता है। उसके बाद जो नई इंडस्ट्री है उसको उसको देखा जाए तो उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, एग्री बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये तीनों स्टेक होल्डर जब टेबल पे बैठेंगे तब ये होगा। तो ये फोरम जो हमने बनाया है, ये इसी गैप को फिल करने के लिए बनाया है, और इंशाल्लाह इस पूरे मोमेंटम के साथ और इस पूरी इंथुजिज्म और जज्बे के साथ मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि हम इसमें एक डेंट डालने में कामयाब हो गए हैं। और अब इंशाल्लाह हम इसके अंदर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज से हम इसके अंदर चिप इन करते रहेंगे। और वही बात जो हमारी कोऑर्डिनेटर ने शुरू में कही थी, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद व्हाट अ सिंगल स्टेप। शेल्टर्स हाउसिंग हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगेन इसके ऊपर पूरी एक सेशन क्या बल्कि 2-3 सेशन हम करेंगे। हमारे पास कराची से हमारी कॉलीग हैं जो कि हाउसिंग से रिलेटेड हैं और दुनिया भर का एक्सपोजर है उनके पास। उन्होंने टर्किश एक बहुत बड़ी हाउसिंग कैंपेन थी और टर्किश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर बात की थी। हम उनको इंशाल्लाह, गिलानी साहिबा हैं ये, HBFC में डायरेक्टर हैं, हम उनको इनवाइट करेंगे और उनसे सीखेंगे कि हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को जो इस एरिया से रिलेटेड हैं और हमारी जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की और डेवलपर्स की और बिल्डर्स की, उनको हम कैसे इसके अंदर ला सकते हैं। एंड वी विल डू दैट इंशाल्लाह। जस्टिस सिस्टम है हमारा, ये एक चैलेंज है। अगेन बहुत रोज आप सुनते हैं टेलीविजन पे इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। और सबसे आखिरी चीज हमारी है मास ट्रांजिट सिस्टम। मास ट्रांजिट सिस्टम में हमें डेवलप करने की जरूरत है, हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम होता है, टेक्नोलॉजी होती है, एफर्ट्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। ये कंप्लीट पैकेज बनता है, तब कहीं जाके आप इसको एड्रेस करते हैं। आप देखें तो करीम और उबर का बहुत बड़ा रोल है इस एरिया को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। लेकिन ये ऑन दी अदर हैंड एक मुसीबत बन गई है हमारे लिए। अवेलेबिलिटी तो हो गई है, लेकिन मुसीबत ये बन गई है कि इसकी वजह से रोड पे रश बहुत ज्यादा हो गया है। 5 लाख गाड़ियां पाकिस्तान के 3 से 4 शहरों में फ्लडेड हैं। इस वक्त 5 लाख गाड़ियां पाकिस्तान के 4 शहरों में इसके ऊपर काम कर रही हैं, इसके अंदर फ्लडेड हैं। ये एक चैलेंज है, ये बड़ा इशू है। ऑन दी अदर हैंड इसमें 80% जो लोग हैं वो कम से कम ग्रेजुएट हैं जो ये काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो 30-40 हजार रुपए अपनी गाड़ी पे या किसी की रेंटेड गाड़ी पे कमा लेते हैं और उनको गाड़ी भी चल रही है, उसकी वजह से मैकेनिक्स और बाकी एरियाज भी चल रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है उससे। मैं उसको ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ना मैं उसको डिप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये चैलेंजेस हैं। तो ये 13 चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर हमारी ये पूरी जो डिस्कशन है, हमारा ये जो पूरा ग्रुप है, ये काम करेगा। मैं बस एक जल्दी जल्दी ये 4-5 स्लाइड्स फ्लिप कर देता हूँ और उसके बाद मैं हैंड ओवर कर देता हूँ हमारी जो कॉलीग हैं। सोशलाइज साइंस, ये हमें डेवलप करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज की स्ट्रेंथनिंग की हमें जरूरत है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि फायर सेफ्टी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट का पता ही नहीं। और हमने काम किया हुआ है इसके ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन TMA शिकागो का चार्टर्ड मेंबर हूँ, और हम डूबी हुई कंपनीज को, ऐसे यूनिट को रिवाइव करने में कमाल रखते हैं। टेक्निक्स हैं, मुझे आती हैं, मैंने सीखी हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा एक्चुअल काम यही है।
और उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंशाल्लाह। और इसमें हेल्थ केयर सेक्टर भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं। मॉडल इंडस्ट्रीज हैं, हम कोई 1, 2, 3, जैसे अभी मैंने एक मॉडल इंडस्ट्री का जिक्र किया, दैट इज मास ट्रांजिट सिस्टम, करीम और उबर। इस तरह की हम मॉडल इंडस्ट्री बना सकते हैं जो कि सिर्फ आप कह लें कि आपने सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। जैसे इंटरलूप है फैसलाबाद में, तो वो पूरी की पूरी अपनी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर देती है। तो आप अगर 100 इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें कि इनको हमने एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, उनको सिलेक्ट कर लें और उनको आप करें। फिर डिफेंस सेक्टर में हमारा जो यहाँ कामरा में और HIT में, टेक्सला में जो सेगमेंट्स हैं, इनको हम मॉडल इंडस्ट्री के तौर पे ले जा सकते हैं और बहुत बड़ा सेगमेंट है। मोबिलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, जैसे अभी हमने यूनिवर्सिटीज की बात की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की, बिल्डर्स की बात की, इन सबको एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना ये बड़ा जरूरी है। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग इस पर रब्ता कर सकते हैं। वैसे ग्रुप में सब लोग मेरे साथ हैं। मैं क्योंकि पहला सेशन था, इसमें थोड़ा सा हमें ओवररन करना पड़ा, पूरे होलिस्टिक पिक्चर को लेना पड़ा, तो मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारी जो मैडम है उनको कि वो टेकअप करें और आगे चलाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir. Indeed, it was an enlightening session, and you have raised very valid and relevant issues. No doubt कि जितने भी की players हैं उनको इसमें आपस में इकट्ठे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। Now, the next topic that we are going to cover in today's session is the mandatory role of industry academia linkages in fostering knowledge economy leading towards entrepreneurship. For which I would like to invite our second speaker of today's session, respected Dr. Habib Aslam Gaba Sahab, who is the chairman of FCCI Standing Committee on Industry Academia Linkages, Knowledge Management and Policy Advocacy. Dr. Habib Aslam Gaba Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful, अल्लाह पाक के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। फबी ऐजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह पाक की किस किस नेमत को जुटलाओगे। हमारे साथ माशाल्लाह इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हैं, इनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। और इस ग्रुप में जैसे कि प्रोफेसर ताहिर चौधरी साहब ने इरशाद फरमाया कि इस ग्रुप का मकसद, और जैसे मैडम कंवल ने फरमाया कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे है। आज का सेशन एक स्टार्टिंग सेशन है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स को एक स्टेप से स्टार्ट करने का। ऑनवर्ड दिए से दिया चलना है, हर मेंबर ने अपने हिस्से की शमा जलाते जाना है। तो तमाम दोस्त जो इंटरेस्टेड हों एज स्पीकर्स इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग्स, वो अपना ज़रूर जो है इनपुट वो शेयर करें और अपने नाम वो हमें भिजवाते रहें, ताकि हम एक आने वाले दिनों में प्रॉपर प्लान जो है इसका बनाते जाएं। आज का हमारा टॉपिक, द मैंडेटरी रोल ऑफ इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस इन फोस्टरिंग नॉलेज मैनेजमेंट, इन फोस्टरिंग नॉलेज इकोनॉमी लीडिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें एज फार एज द इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस का कंसर्न है, बहुत से हासिल गुफ्तगू ताहिर चौधरी साहब ने फरमाई, और इसमें बहुत से गैप्स जो हैं वो हाईलाइट किए, चैलेंजेस हाईलाइट किए, जो हमारी पॉलिसीज को जिस साइड पे डिजाइन करने की जरूरत है और स्ट्रेटजीज को डिवाइस करने की जरूरत है, वो पॉइंट्स हाईलाइट किए, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम उसको लेके चल पड़े और दिए से दिया जलना शुरू हो जाए।
R&D इन्वेस्टमेंट में एड्स के बारे में भी ताहिर साहब ने एक शेर हासिल उसमें गुफ्तगू फरमाई और कमर्शलाइजेशन एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर के बारे में भी उन्होंने फरमाया। आगाज से पहले ये एक तस्वीर शेयर कर रहा हूं जिसमें एलिस इन दी वंडरलैंड कहानी में एलिस जंगल में चलते चलते रास्ता भूल गई और उसने ये पूछा बिल्ली से कि कुड यू प्लीज गाइड मी विच वे टू गो फ्रॉम हियर, और बिल्ली ने कहा दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू गो। सो वेयर यू वांट टू गो यानी हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव विद ए प्रॉपर विजन एंड ए मिशन, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब हमें यह पता होगा कि वेयर वी हैव टू गो तो हम रास्ते का तय्युन अल्हम्दुलिल्लाह करते चले जाएंगे। और यहां पे मेरा एक इनपुट है कि रिलेशनशिप दुनिया में वाहिद वो लफ्ज है जिसकी बेसिस पे दुनिया कायम है और आगे बढ़ती है। अगर मैं और आप इस वक्त कुर्सी पे बैठे हैं या इस ग्रुप में एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये रिलेशनशिप की बदौलत है। अगर ये रिलेशनशिप ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दुनिया आगे नहीं चल पाएगी। मैं और आप दुनिया में एक रिलेशनशिप के नतीजे में आए, ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये कुछ कीज हैं जो मैंने हाईलाइट की है कि रिलेशनशिप में इन टीज को लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है और यही हमें इंडस्ट्री और एकेडेमिया के रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं कोट करूंगा जॉन ग्रे, एक बहुत मशहूर फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और ऑथर है रिलेशनशिप का पूरी दुनिया में। मैन फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस पे उसने एक किताब लिखी और उस किताब में ये बताया कि मार्स और वीनस दोनों इंतहाई लाज़िम व मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। ये दोनों सियारे बहुत दूर हैं लेकिन इनकी मखलूक का आपस में एक जगह पे होना बहुत जरूरी है, लाज़िम व मलज़ूम है। सो परसेप्शन दो डिफरेंट है लेकिन डिफरेंट लेंसेज से भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें उन सब को लेके चलने की जरूरत है। और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ कीज को लेके चलना बहुत जरूरी है जिसमें टिप्स, ट्रिक्स, टूल्स, टैक्टिक्स, टेस्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, ट्रायल्स, टीचिंग्स और ट्रेनिंग्स हैं। अगर हम इन कीज को लुक आफ्टर नहीं करते केयरफुली तो हम देखते हैं कि हम एक इंतहाई डेंजरस की ट्रबल में एंटर हो जाते हैं। और अगर हम इनको केयरफुली लेके चलते हैं तो वी कैन एंजॉय ए कप ऑफ टी इटसेल्फ। अब जब इस रिलेशनशिप को हम लेके चलते हैं तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी को एक सेंट्रल पॉइंट कंसिडर करते हुए इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट के दरमियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उन तमाम टिप्स, ट्रिक्स, टूल्स, टैक्टिक्स, टीचिंग्स, ट्रेनिंग्स, ट्रायल्स, टेस्टिमोनियल्स जो मैंने डिस्कस किया उन सबको हमें ऑनर करने की जरूरत है सो दैट कि ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। मैंने कुछ अर्सा पहले एक मॉडल इसी लिंकेज का शेयर किया था सागिर के नाम से, सोसाइटी, एकेडेमिया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री रिलेशनशिप। तो उस मॉडल में बहुत सी बातें उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस की ताहिर साहब ने, कुछ मैं कर रहा हूं। कमिंग टू माय ओन टॉपिक, नॉलेज
मैनेजमेंट का जहां तक ताल्लुक है, बेसिकली नॉलेज रिसोर्सेज को इकट्ठे करते हुए एक मैनेजमेंट के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हमारी सक्सेस है। और जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे चोई साहब ने फरमाया कि लर्निंग पिलर्स हमारे जो हैं उनको लेके चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड दीज लर्निंग पिलर्स आर बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, research and development, leadership, human resources, strategic management, mass communication, philosophy, sociology, technology। जब हम इन तमाम पिलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाइड एक आउटकम हमें मिलेगा जो ऑफ कोर्स सक्सेस की तरफ हमें ले जाएगा। जहां तक नॉलेज इकोनॉमी की बात है, ये वो इकोनॉमी है जिसमें नॉलेज की एक्सप्लॉयटेशंस के साथ वेल्थ की क्रिएशन होती है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दुनिया में जब बात होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड इनोवेटिव इकोनॉमी की, तो हम तो सबकी डिस्कशन में भी ये देख चुके कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को हम सेपरेट नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से, और ये लाजिमो मलजूम है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हमें लेके बढ़े, जिसमें ऑफ कोर्स land, labor, natural resources leading to capital, labor and management from the industry, and then science, technology, innovations and entrepreneurship from the academia, और इन सब को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एक जमाने में ट्रिपल हेलिक्स मॉडल था इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस का, देन क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल आया, और अब जो है वो क्विंट्यूपल हेलिक्स है जिसमें गवर्नमेंट भी, सोसाइटी भी, इंडस्ट्री भी, सोशो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी और नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज इकोनॉमी भी उसका पार्ट है। एक साइंस है एपिस्टेमोलॉजी, आई एम क्वाइट होपफुल के सब इससे वाकिफ होंगे। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट की साइंस को, स्टडी ऑफ नॉलेज को, जो कि एक फिलॉसफी की ब्रांच है, और इसमें What do we know basically इसका आउटकम है। अब जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में हम आए तो हम देखते हैं कि ये नेटवर्किंग है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी आईसीटी की, नॉलेज एंड लर्निंग की, रिवाइज्ड पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सिस्टम्स की, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स की, देन ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये तमाम पिलर्स इंपॉर्टेंट हैं टू लीड टूवर्ड सक्सेस। नॉलेज डिसेमिनेशन जो कि विलिंग ट्रांसफर है नॉलेज का, ये मस्ट है फॉर एजुकेशन एंड न्यू प्रैक्टिसेस के लिए। नॉलेज मैनेजमेंट जो है इसका मॉडल एनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ और सोसाइटी के साथ मिलके नॉलेज शेयरिंग को लीड करता है, जो कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस का एक सक्सेसफुल एसेंस है। जब हम नॉलेज मैनेजमेंट के मॉडल की बात करते हैं तो उसमें वो रिवॉल्व करता है टेसिट नॉलेज के इर्द गिर्द, और देन एक्सप्लिसिट नॉलेज और इम्प्लिसिट नॉलेज के इर्द गिर्द। टेसिट नॉलेज वो नॉलेज है जो बिल्ट इन है, हमारे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ नॉलेज एक बिल्ट इन होता है। एग्जाम्पल ये है कि पहले एक जमाना था कि बच्चे टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होते थे, लेकिन अब जो है हर बच्चे के अंदर टेसिट नॉलेज की एक चिप लगी होती है। एक छोटा बच्चा पहले साल में ही मोबाइल चलाना सीख लेता है। और जब हम एक्सप्लिसिट नॉलेज की बात करें, एक्सप्लिसिट नॉलेज वो है कि जो हम बयान करते हैं और ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे अब मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं तो नॉलेज शेयर कर रहा हूं, ये एक्सप्लिसिट नॉलेज मैं दे रहा हूं, और जो नॉलेज हम ले रहे होते हैं वो इम्प्लिसिट नॉलेज है। और सक्सेसफुल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए इस मॉडल को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट में सोसाइटी के साथ शेयर करना ही हमारी सक्सेस है,
और यही एसेंस है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस का। अब हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को किस तरह नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो इसके लिए नॉलेज मैनेजमेंट से जब हमें नॉलेज मिलता है और वो हमें लेके जाता है नॉलेज अबाउट प्रोसेसेस की इफेक्टिवनेस की तरफ, देन उनकी एफिशिएंसी की तरफ, और देन फिर न्यू आइडियाज और ब्रेनस्टॉर्मिंग से प्रोसेस इनोवेशन होती है। इनोवेशन सिस्टम्स का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग के बगैर नामुमकिन है, और ये कंसेप्ट प्रपोज किया अर्ली 80s में किचन फॉर द माइंड के कंसेप्ट के साथ साथ फ्रीमैन और लैंडवेल ने। इट सीम्ड ऑब्वियस दैट मोस्ट ऑफ द न्यू नॉलेज जो इनोवेशन के लिए है ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज से नहीं आता, और इवन ये अकेला इंडस्ट्री से भी नहीं आता, बल्कि ये आता है सोसाइटी से, बहुत से सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को जो है वो ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस लाने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए। और जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं, और असल गैप यहीं पे है कि इंटीग्रेशन इज द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। जब हम चेंज की बात करते हैं स्किल रिक्वायरमेंट में और शिफ्ट इन एसेट्स में, तो सर्विस इंडस्ट्रीज और जॉब्स जो हैं वो थिंकिंग और डेटा एनालिसिस की तरफ हमें लेके जाती हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अब हमें ला रहा है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की तरफ, और बहुत से एसेट्स जो एक कंपनी जो है ओन कर सकती है, these are the intangible assets, that is they are revolving around the knowledge management। जब हम स्टेम जॉब्स की बात करें, उनकी ग्रोथ की बात करें, स्टेम से मुराद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की, तो हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल पाथ्स लीडिंग टू द टेक्निकल एक्सपर्टीज इसका मेन अंडरलाइन सिस्टम है, जिसकी बेसिस पे ये हमारी ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री और ग्रोथ ऑफ द एकेडमिया मुमकिन है। जब कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को कायम करते हुए नॉलेज इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक पार्ट करना, ऑफ कोर्स ये उन्हीं 13 चैलेंजेस में से सबसे चैलेंजेस के इर्द घूमने वाला पॉइंट है कि हमें क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज बनाना है। इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली इसके तमाम टीज को लेके चलते हुए आगे की तरफ। जब न्यू इकोनॉमी की हम बात करें तो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं उसके लिए ऑफ कोर्स चैलेंजेस के बगैर ये मुमकिन नहीं है, और यूनिवर्सिटीज को अवेयर होने की जरूरत है कि मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स मार्केट में कौन सी रिक्वायर्ड हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और कंपनीज को ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके वे आउट निकालना है और वे फॉरवर्ड निकालना है, ताकि ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ द नॉलेज, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में हर बंदा अपने अपने हिस्से की शमा जलाता चला जाए। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में एजुकेशन, एक्सपीरियंस फ्रॉम द नॉलेज हमें लेके चलते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की तरफ। और अगर हम हिस्ट्री देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैकेनाइजेशन से होता हुआ, देन सेकंड इलेक्ट्रिफिकेशन से होता हुआ, थर्ड ऑटोमेशन, और 3.5 में ग्लोबलाइजेशन, एंड फोर्थ में डिजिटलाइजेशन से अब हम आ गए एक ह्यूमन सेंट्रिक सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस की तरफ। फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम एंटर हो रहे हैं। डेलोइट एक स्टडी हुई, ये ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, एक रिसर्च ग्रुप है, इंश्योरेंस भी इनका काम है, रिसर्च भी इनका काम है, नॉलेज मैनेजमेंट भी इनका काम है।
इनकी स्टडी ने कंक्लूड किया कि 70% ऑफ द यंग पीपल they believe they only have some of the skills that will be required to succeed in the work of the future. और हमें जरूरत है स्किल्स के साथ अपस्किलिंग की और रीस्किलिंग की, एक नॉवेल अप्रोच टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लीडिंग टू फैसिलिटेशन ऑफ वर्कर्स क्वालिफिकेशन टू शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द पैराडाइम शिफ्ट। और इसके लिए हमें नॉलेज मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि हम लोगों को नॉलेज के साथ आर्म कर सकें कि बेसिक इंडस्ट्री और नॉलेज की मैनेजमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोगों को हम आर्म कर सकें। जब स्किल्स की हम बात करते हैं तो टॉप 10 स्किल्स वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग फोरम ने हाईलाइट की और उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 स्किल्स जो हैं वो डिजिटल इकोनॉमी के गिर्द घूमती हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी और डेटा माइंडफुलनेस। रिमेनिंग स्किल्स जो हैं ये तमाम की तमाम रिमेनिंग स्किल्स जो हैं ये क्रिएटिव, एंटरप्रेन्योरियल, फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड थिंकिंग के साथ अटैच हैं। सो हमें इसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है कि हम इसे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, एंटरप्राइजेस के रोल्स को देखते हुए साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के नॉलेज बेस को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते चले जाएं। नॉलेज एक सोर्स है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज का, सिस्टमैटिकली क्रिएटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस है नॉलेज, और न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज देन लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। नॉलेज स्पिलओवर्स में एक्सटर्नल एजेंट्स बहुत रोल प्ले करते हैं टू द वैल्यूएबल नॉलेज इकोनॉमी। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं न्यू नॉलेज और आइडियाज जो ऑफ कोर्स एकेडेमिया से भी, इंडस्ट्री से भी, सोसाइटी से भी और गवर्नमेंट से भी वो इम्प्लिसिट करते हैं, इसको लेके एक वैल्यू एडिशन करते हैं सोसाइटी में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा न्यू नॉलेज रिसर्च प्रोग्राम से लेते हुए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के साथ कमर्शियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में लेके चलती है। और ये वो जगह है जहां पे बारी आती है एकेडेमिया की, चूंकि और एक बॉर्डर पे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडेमिया के अंदर है और एक बॉर्डर पे है, और इंडस्ट्री भी दूसरी तरफ है, और इंडस्ट्री के बॉर्डर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनकी फिर इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस कमेटीज जो हैं वो प्ले कर रही होती हैं। अगर हम एग्जांपल दें सिलिकॉन वैली एंड स्टैनफोर्ड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो रिस्क टेकिंग कल्चर में टैलेंटेड, डाइवर्स एंड इमेजिनेटिव स्टूडेंट्स का रोल एक ऐसी कम्युनिटी में लेके चलता है जो एबंडेंट कैपिटल बन जाती है। और जब गवर्नमेंट सपोर्ट और इंडस्ट्री की एक कोलैबोरेशन हो तो ये दिया एक इतना बड़ा चिराग बन जाता है कि जो माशरे को रोशन कर सकता है। नीडेड एक्शन लेयर्स में रैशनल इंडिकेटर्स को डेवलप करना है, जिसमें बहुत से हाईलाइट किए ताहिर चौधरी साहब ने। इनिशिएटिव्स को इवेलुएट करना है, इंसेंटिव्स का स्ट्रक्चर लेके चलना है। ये एक बुक है रिस्पॉन्सिबल बिजनेस गाइड, ए टूल किट फॉर विनिंग कंपनीज। ये बुक 2010 में साइट ने पब्लिश की और इसमें अमंग फोकस ग्रुप में जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उसमें फोकस ग्रुप में जो डिफरेंट लोगों ने शेयर किया, उसमें मेरा भी नाम है, मेरा भी हिस्सा है। तो आप जो लोग डाउनलोड करना चाहें site.org की साइट पे जाके रेस्पॉन्सिबल बिजनेस गाइड लिखेंगे तो PDF फॉर्मेट में ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए कि ये अभी उम्मीद की किरण है, ये स्लाइड शो कर रही है, मैं दोबारा दिखाता हूँ कि ये उम्मीद की किरण है, इसलिए अभी मेहनत करनी है और दिए से दिया जलाते हुए अपने हिस्से की क्षमा
जलाते रहना है। गौर कीजिए, दोबारा देखिए स्लाइड को, कि गौर कीजिए कितनी जल्दी जल्दी पैराडाइम्स जो हैं शिफ्ट होती हैं, कि एकदम कलर्स चेंज हो गए। और इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब ने 2 कानों से सुना, मैंने एक मुंह से बोला, आप सबका कंट्रीब्यूशन डबल है मुझसे, चूंकि लिसनिंग एक ऐसा आर्ट है जो मोर पावरफुल है देन स्पीकिंग से। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा और अब मैं दोबारा से मैं मैडम कंवल की तरफ मूव करूँगा ताकि क्वेश्चन आंसर सेशंस में हम सब फिर हिस्सा ले सकें और आगे की तरफ बढ़ सकें। Many thanks, sir, for sharing your knowledge and wisdom with us. Now, the participants are welcome to ask their questions or add their comments. और अभी जो खालिद महमूद साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी, एंड नाउ आई कैन सी कि जो डॉक्टर उमैर बाजवा साहब हैं वो अपना हैंड रेस कर रहे हैं एंड ही वांट्स टू से समथिंग। डॉक्टर उमैर बाजवा साहब, यू आर रिक्वेस्टेड कि काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए। डॉक्टर खालिद महमूद जिया साहब अनम्यूट करके प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपने फरमाया था कि आप कमेंट देना चाह रहे हैं। जी मेहर बाजवा साहब, इट्स ओवर टू यू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है? खालिद महमूद जी, डॉक्टर जी उमैर साहब प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद साहब। डॉक्टर गाबा साहब, ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन और आगाज अच्छा है, इंशाल्लाह ताला अंजाम भी अच्छा होगा, क्योंकि ये मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो और एक डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो फ्रंट एंड है वो लास्ट कमर्शलाइजेशन का जो एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्री की मावनत के साथ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो अब जिस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस का शोबा बना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मंडे को बल्कि एक हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है जिसमें सारे जो फैसलाबाद से रिलेटेड इंडस्ट्री के जो गुरुज हैं हम उनको बुला के तो उसमें उन्होंने शामिल भी किया और उनके साथ मीटिंग भी हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी सजेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने एक बेसलाइन फ्रेमवर्क जो बड़ा होलिस्टिक अप्रोच के साथ दे दिया है। मेरी एक दो सजेशंस भी हैं और कमेंट्स हम वक्त के साथ भी चलते रहेंगे। एक तो सर, ये जो हमारी फैकल्टी का डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मसलन मैं फूड इंडस्ट्री के साथ डील करता हूँ यहाँ पे सारी, तो अभी हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर प्रपोज किया है अभी फॉर द टाइम बीइंग कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर से अपनी एंगेजमेंट जो फैकल्टी की है, एक तो हम इंटर्नशिप करवाते हैं स्टूडेंट की, लेकिन हमें थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा हमारी फैकल्टी भी, हम लोग भी जो है ना वो प्रैक्टिकली ट्रेंड नहीं है अपने सब्जेक्ट्स के अंदर ना, हम थ्योरेटिकली तो ट्रेंड हैं सारे। तो इसकी वजह से जो स्किल्ड मैन पावर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री हम जो है ना वो नहीं डिलीवर कर सकते उसमें। तो उसमें हम ये सोच रहे हैं कि हम कोई 15-20 दिन का इस तरह का स्केड्यूल रखें फैकल्टी का, जो रेलेवेंट कोर्सेज जहाँ जिस इंडस्ट्री के वो पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिकली एंगेज होके आए उस इंडस्ट्री के साथ। तो इसको भी आप फ्यूचर में थोड़ा सा अगर पुश करें आपके फोरम की तरफ से हम यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसमें हमें कुछ फ़ायदा शायद डायरेक्टली हो सके जो हम प्रैक्टिकल इंसाइट ले सकें वहाँ से। और दूसरा डॉक्टर साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जैसे ये कोविड का ख़त्म होता है थोड़ा सा सीन, तो एक सेंट्रलाइज फोरम जो है प्लीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर ना रखें, फेडमेक के अंदर रखें। जो इंडस्ट्री का हब है वहाँ पे हमारे साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, डॉक्टर गाबा साहब मौजूद हैं, और इसी तरह फेडमेक के जो चेयरमैन उनसे मिल सकते हैं। तो हम वहाँ पे रखेंगे तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारी फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और इस लिंक को आगे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, सारे जितने भी सीनियर्स हैं मेरे उनको, और हमारी इंशाल्लाह ताला जी हर तरह से हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब लेक्चर भी देंगे जिस दिन आप कहेंगे, अपने स्केड्यूल में शामिल करें हमें, और हम जितने हम इंडस्ट्री को पुल करके ला सके अपने फील्ड के अंदर, हम जरूर लेके आएंगे जी। थैंक यू जी। जी डॉक्टर गाबा हेर जी, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एड्रेस कर लूँ साहब आपकी और ऑडियंस की इजाजत से। मैं सब आप GCUH से रिलेटेड हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हूँ और चेयरमैन फूड साइंस डिपार्टमेंट। डॉक्टर खालिद जिया साहब और अच्छा डॉक्टर उमैर फूड साइंस वाले, ग्रेट ग्रेट, उमैर बाजवा साहब।
अच्छा जी, जी इसमें सर ये है कि मेरी आज सुबह भी प्रेसिडेंट साहब से पहले जब डॉक्टर खालिद जिया साहब की मुझे कॉल आई कि प्रेसिडेंट साहब की उन्होंने डिटेल्स वो कॉन्टेक्ट वगैरह लिया, फिर मैंने प्रेसिडेंट साहब से एक मेरी मीटिंग सुबह हुई इस मीटिंग से पहले, तो उसमें भी हमारा डिस्कस हुआ। तो सर इसमें ये है कि इनफैक्ट मैं 2012 से तो रेगुलर इस पे काम कर रहा हूँ, और उससे पहले से काफी थ्योरेटिकल वर्क जो है इसमें जैसे जैसे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ मैं लेके चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये है कि एक्चुअली चेंबर्स में प्रेसिडेंट जब नए हमारे इलेक्शंस होते हैं, नए प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो उसके बाद नए ऑफिस बेयरर्स के आने के बाद 2-3 महीने की उनकी ओरिएंटेशन के बाद एक सिस्टम स्टार्ट होता है, और फिर 6 माह के बाद फिर अगले इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाती है, और फिर वो दोबारा काम उस तरफ चल पड़ता है। तो सर इसमें एक तो ये कि चूंकि मुझे हमेशा प्रेसिडेंट साहब आज भी ये कह रहे थे कि आप लिंक रखें यूनिवर्सिटीज के साथ ऑन बिहाफ ऑफ चेंबर, तो इसमें आप जो भी इस तरह की एक्टिविटीज हों, डॉक्टर खालिद जिया साहब भी मुझे जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, ताहिर फरीद साहब भी, और भी माशाल्लाह बहुत से दोस्त जो हैं वो जानते हैं कि आप इसमें जरूर एक लिंक रखा करें, बताया करें कि हमें जहां जहां पे रोल प्ले करना है, ताकि एक कम्युनिकेशन में जहां पे एक एज ए मीडिएटर मैं रोल प्ले कर सकूं, मैं वो अपना करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी है कि फैसलाबाद चैम्बर में एक सक्सेसफुल मॉडल है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस का, और ताहिर चौधरी साहब भी इसको सेकंड करेंगे। और मैं और ताहिर चौधरी साहब काफी अरसे से प्लान कर रहे थे कि एक नेशनल फोरम का आगाज करें, और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि हमने कर दिया, और अब इंशाल्लाह ये दिए से दिया जलेगा। ताहिर साहब आप इस सिलसिले में सर कुछ कहना चाहेंगे, या आगे फिर डॉक्टर उमैर साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर उमैर आप डॉक्टर उमैर साहब, हम इनको लेते हैं। जी, मैं सर एक और चीज सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ जिस तरह हमारे माइंड में कोई आती है। बेसिकली सर जो इंडस्ट्रीज है ना पाकिस्तान की, जो मैंने देखा है, जितनी मेरी मीटिंग्स हैं इनके साथ, थोड़ी सी वर्नाकुलर अप्रोच के साथ चलती हैं। अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज कुछ कारपोरेट सेक्टर के अलावा वो सेठ सेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज हैं। आपको शायद इससे इत्तेफाक करेंगे कि जो सीईओज हैं, जो मालिक हैं, उन्हीं के साथ डिसीजन मेकिंग चलती है सारी इंडस्ट्रीज की। मैं और ये सीईओज की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो सर एसोसिएशन, लार्जर एसोसिएशंस में होती है, जिस तरह पाकिस्तान का बिजनेस फोरम है, जिस तरह पाफी है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फूड इंडस्ट्रीज है, इस तरह हर किस्म की एसोसिएशंस मौजूद हैं। तो हम एक ना थोड़ा सा डायरेक्टरी बना के ना सर, तो हम लिंक आउट करें, जिस तरह टेक्सटाइल की एसोसिएशन है, तो हम उनकी डायरेक्ट एसोसिएशन के जरिए जो है ना वो रीच आउट करें सीईओज लेवल को, तो मेरा ख्याल इस फोरम को ज्यादा इफेक्टिव बना सकेंगे, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ सके। वरना तो मीटिंग तो होती है सर, डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है उस तक रीच आउट करने की जरूरत है फेडमेक के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये ग्रोइंग जोन है, आपको भी पता है, और यहाँ पे हम अभी नए बिजनेस भी आ रहे हैं, तो इनके साथ मिलके हम थोड़ा सा ना एक्सटेंड करना चाहिए हमें। तो बाकी बिल्कुल आपकी मावनत से और चैम्बर की मावनत से हम वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। थैंक यू। चौधरी साहब आपकी इजाजत से आपसे पहले मैं अगर एक कमेंट जरा दे दूं। जी प्लीज। जी डॉक्टर उमैर और बाकी दोस्तों को मैं एड्रेस करते हुए, उमैर भाई इस सिलसिले में ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये तभी पॉसिबल है कि हम सब दोस्त अफेक्टिव वे में इस फोरम को, जो मैंने और ताहिर चौधरी साहब ने और मैडम तव्वल ने हमने लॉन्च किया है, इसको लेके आगे की तरफ बढ़ें और इसमें अपना पूरा इनपुट दें। मसलन आज हमारे पास 100 सीट्स अवेलेबल थी, और उसमें से कोई 26 के करीब लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, रजिस्टर किया। शायद इसमें ये भी रीजन हो कि हमने इसमें थोड़ा सा लेट एंटर हुए थे, हम फॉर्म वगैरह लेट जो है लॉन्च हुआ, लेकिन जब लोग आए हैं तो जस्ट 10 to 12 जो हैं दोस्त वो इसमें अटेंड कर पाए हैं। तो इसे हमें एक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट करना, और बड़े ग्रुप को देखते हुए कुछ लोगों ने लीड भी किया, जबकि हम बड़ी क्लियरली बता रहे थे कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हैं ये कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है मैक्सिमम हो और फैसिलिटेशन मैक्सिमम हो। एनीवे ताहिर चौधरी साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, या मुझसे नवाज साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, पहले हम उनको ले लें
और फिर जीशान खत्री साहब को। जी ताहिर साहब आप कुछ ऐड करते हैं, फिर हम मोहसिन नवाज साहब और जीशान खत्री साहब की तरफ बढ़ते हैं सर। जी ताहिर साहब। अच्छा जी, मोहसिन नवाज साहब प्लीज। जी मोहसिन साहब। जी डॉक्टर मोहसिन बात कर रहा हूँ जी। मैं हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा से, मैं यहाँ पे डायरेक्टर ओरेक भी हूँ और साथ में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री भी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगा, और स्पेशली डॉक्टर गाबा साहब और ताहिर चौधरी साहब कि आप लोगों ने ये एक बड़ा जबरदस्त काम शुरू किया है, और आप लोग राइट फ्रॉम द फ्रंट जो है इसको लीड कर रहे हैं। ये ग्रुप को इंडस्ट्री एकेडेमिया का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है मेरे ख्याल में काम के आज के दौर की एक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है हमारी। इसके बगैर जो है अगर हम अपने एकेडमिक्स में चलते हैं तो इंडस्ट्री के साथ कोई लिंक ना हो तो मेरे ख्याल में हम एक डायरेक्शन लेस उस पे जा रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा मैं एक मसले को भी हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी रिसेंटली चूंकि मैंने ये डायरेक्टर और एक पिछले 1.5 साल से इसका चार्ज लिया है, थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ लोकल लेवल में, अगरचे मानसेरा में तो सच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हत्तार में एक इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारे पास। तो हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू उनके साथ राब्ता होता है, उनके साथ कुछ MOUs वगैरह भी साइन किए हैं। तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा मैंने देखा कि इंडस्ट्री लेवल पे हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो जरा रिलेक्टेंट होते हैं एकेडमिया को अपने साथ मिलाने के लिए। तो काइंडली डॉक्टर गाबा साहब, डॉक्टर चौधरी साहब, इस सिलसिले में भी आप लोग थोड़ा सा हमें हेल्प करें। बाकी ये जो सेशन आपने किया है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था, और इस तरह के सेशन आगे भी होंगे, इन पे कैपिटलाइज करना है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपकी गाइडेंस में आप लोग इसको लीड करें, कर भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और साथ साथ हम जैसी यूनिवर्सिटियां जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी खास नहीं है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा जो है वो फोकस करें कि हम लोगों को ये इंडस्ट्री के साथ लिंकेज हमारी किस तरीके से होनी है। थोड़ा सा आप इस सिलसिले में भी जो है वो हमें गाइड भी करें और हेल्प भी करें हमें। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर चौधरी साहब और डॉक्टर गाबा साहब। जी मोहसिन नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं 2 दफा आपकी यूनिवर्सिटी में 3 दिन के लिए बिजनेस काउंसिल की तरफ से एक्रेडिटेशन के लिए हाजिर हुआ था। तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी का फुटप्रिंट और आपने जो इंडस्ट्रियल स्टेट का जिक्र किया, इंडस्ट्रियल स्टेट में हमने वोल्टा बैटरी को टर्न अराउंड किया था। तो जो आपने फरमाया कि इंडस्ट्री आपसे बात नहीं करती या आपकी बात नहीं सुनती या आपके साथ नहीं बैठती, उसका रीजन ये है कि हम दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते हैं। आप प्योर एकेडमिक लैंग्वेज में बात करते हैं, वो प्योर कमर्शियल लैंग्वेज होती है उनकी। इन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज बनानी पड़ती है जिसमें आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। जैसे हमने वोल्टा बैटरी को किया। वोल्टा बैटरी की एक पूरी केस स्टडी है, मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में शेयर करता हूँ। वो बहुत सक्सेसफुल है और हमने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ वो की थी। तो मेरी सिर्फ एक जुमले में गुजारिश होगी कि हमें इंडस्ट्री के चैलेंजेस को हल कैसे करना है। उसमें HR के सोल्यूशन होते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट के सोल्यूशन होते हैं, डिजिटलाइजेशन के सोल्यूशन होते हैं, मार्केटिंग के सोल्यूशन होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के सोल्यूशन होते हैं। हम उस टोन में बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये जब हमारे पास आए थे तो इन्होंने एक जुमले की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी कि हमारी 100 में से 19 बैटरियां खराब हो जाती हैं 6 महीने के अंदर अंदर, वारंटी पीरियड में वापस आ जाती हैं। हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेके HR से लेके फाइनेंस के MBA से लेके ये 25 स्टूडेंट हमने इसके लिए नॉमिनेट किए थे। 3 फैकल्टी मेंबर थे और मैं था। हमने इनके 6 हफ्ते का एक सर्वे किया था और पूरी एक एनालिसिस करके हमने इनको प्रपोज किया था। 117 वल्नरेबल एरियाज हमने आइडेंटिफाई करके इनको दिए थे और उसका सोल्यूशन करके दिया था। 90% चीजें ऐसी थी जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ रीअलाइनमेंट और चीजों की रीड्रेसिंग जो है ना, उससे उन्होंने अचीव कर लिया था। ये फुकदान है कि जब हम इंडस्ट्री के साथ बात करते हैं तो हम अपनी प्रोफेसरशिप जो है ना उसको ही बीच में रखते हैं और उस टेबल की उस तरफ से जो नजर आ रहा है उसको नहीं देख रहे होते। वो उसमें हमारे जो साथी डॉक्टर उमैर बाजवा ने रिक्वेस्ट की कि जी इंडस्ट्री के साथ बैठा करें और इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। तो फैकल्टी मेंबर जब इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप करेगा, उसको इंटर्नशिप का नाम ले लें या मीटिंग का नाम ले लें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो जब आप बैठते हैं फिर एक आपका लाइजन बनता है, आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी में चाय पे बुलाते हैं, आप उनके पास जाते हैं, तो ये एक 2 वे ट्रैफिक है।
इसको इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ मिलके आपकी यूनिवर्सिटी के पूरे प्लेटफॉर्म से आपके जो डॉक्टर जमील साहब हैं वाइस चांसलर, वो भी हमारे पुराने दोस्त हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोहाट से भी और उससे पहले भी, तो इंशाल्लाह इसको हम देख सकते हैं और आपके इस इशू को, हतार बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी आपकी, आप सिर्फ उसको अगर एड्रेस कर लें तो आपको किसी और इंडस्ट्रियल स्टेट में या इंडस्ट्री सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। उनको बहुत बड़ी जरूरत है आपकी और उसको मैं आपका ये गैप जो है उसको ब्रिज कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी अमजद हुसैन साहब भी हैं और डॉक्टर जिशान खत्री जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, असल में क्या है कि मेरे पास जो ना रेज हैंड का ऑप्शन आ नहीं रहा था, इसलिए मैं वीडियो में ऑन कर दी। नहीं इससे थोड़ी सी अच्छा बदतमीजी और क्या की। हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैंने नहीं, वैसे नहीं आ रहा था जो ऑप्शन आता है ना अच्छा उसमें। सर थैंक यू वेरी मच ताहिर। तो आप माशाल्लाह, आपकी हमेशा जो स्पीचेस या जो बातें बड़ी इंस्पायरिंग देती हैं, तो मैं पूरा कनेक्टेड था पूरे सेशन में। और लबे-लुबाब जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो वही है कि जो अभी आपने जो भी बात की ना, कि जो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, कि जो प्रोफेसरी, हालांकि मैं खुद प्रोफेसर हूँ, तो नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जो बात हकीकत है कि जो हमारी जो लैंग्वेज है ना जो प्रोफेसर की, हम उसमें बाहर ही नहीं आते। ठीक है, जो टेबल के उस तरफ से जो देखने वाले हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी जो ट्रांसलेशन है, जो उनका जो पेन है, उस हिसाब से जब बात नहीं करेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। तो मुझे थोड़ी आसानी इसलिए भी हो गई कि क्योंकि 8 साल में खुद प्रोडक्शन में रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। तो उसके बाद एकेडमिक्स में आए तो हमने अपने तौर तरीके से हमने जो ना यहाँ पे सबसे जो बड़ा फर्क है, स्पीड का फर्क है, पेस का फर्क है, काम की नोयत का, गवर्नमेंट के फाइलें के लिखत में जो ना चीज़ें चल रही होती हैं। और इंडस्ट्री में हम लोग जो ना जबान, हमने कह रहा, मैंने जब बोल दिया बस चलाना है तो करना है तो करना है। और रिस्क का बहुत बड़ा फर्क है। सब प्रोफेसर जो ना कभी भी फाइनेंशियल या कभी किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि वो हिरावा ही नहीं है इस रिस्क में। अक्सर तो हमारे टीचर्स एज ए प्रोफेसर हैं जो फौरन जैसे फाइनल में ग्रेजुएशन जैसे वो निकले, 1 या 2 साल के बाद उनको लेक्चरशिप मिल जाती है। तो किसी साहब ने अभी बात की थी ना, वो और के शायद हेड थे, वो यही कह रहे थे कि भाई वो भी ट्रेनिंग इंटर्नशिप स्टूडेंट की तरह लें। सर ये बिल्कुल करना पड़ेगा, इसके बगैर तो सर हल भी नहीं है। तो मैं बता चलूं सर, हमने भी बहुत जूते। सॉरी सर, हमें जरा किक करना है क्योंकि नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में सेशन में ऑटोमेटिकली एंड हो नहीं जाएगा। सर बस 30 सेकंड 40 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ बात। तो जब हम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम भी कोशिश करें सॉल्व करें, लेकिन अभी हमने रिसेंटली हमने मास्क का काम स्टार्ट किया, हमने खुद ही अपनी दुकान लगाई, अपनी मैन्युफैक्चरिंग। और हालांकि हमें 8 साल 10 साल के अंदर से एक्सपीरियंस होने के बावजूद, जैसे इस केस में आज का जैसे इवेंट हुआ, ताहिर साहब हमारे पास अक्सर आते रहे, तो हम तो सीधी बात है लर्निंग के हम आके बैठ जाते हैं और बिजनेस की छोटी छोटी चीजें सीखी। और जहां जहां से सीखते गए और हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते चले गए। तो नैनोक्लो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुल हमने बनाई भी। और ताहिर साहब को इस बात को हम एक्नॉलेज भी करेंगे कि वो वक्तन हमें इंजेक्शन देते रहते हैं और हम उनसे पूछते भी रहते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो जैसे अब इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी मार्केट है, अभी रिसेंटली हमारी इनसे बात भी चल रही है, अल्लाह करे कहीं हमारी बिजनेस की कोई डील बन जाए तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल एकेडमी लिंकेज के साथ साथ हमें अपनी जो इनोवेशन से अपने उसको भी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू अमजद हुसैन साहब, प्लीज आप, ताकि टाइम थोड़ा सा, चूंकि 2 मिनट रह गए सेशन बंद होने में। सर जी अमजद साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर अमजद हुसैन साहब। डॉक्टर अमजद हुसैन साहब प्लीज। मेरा ख्याल वो शायद लाइन, माइक तो ऑन है उनका। चलिए अब ताहिर साहब, मेरा ख्याल है कि आपकी इजाजत से मैडम कमल को कहेंगे वोट ऑफ थैंक्स करें और मीटिंग को कंक्लूड करते हैं सर। जी ठीक। थैंक यू सर। Ladies and gentlemen, now we are heading towards the concluding session. जैसे कि कहा जाता है कि आप अगर किसी का शुक्रिया ना अदा करें तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक बहुत अच्छा सा तोहफा लिया, उसको आपने रैप अप किया बट आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया। सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम शुक्रिया अदा करें दूसरे का। And for that, I would like to express my gratitude from the core of my heart to our speakers,
to our participants for sparing their precious time. आप लोगों का इनपुट और आप लोग की कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है और हमारी कोशिश है कि यहाँ हम सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहें बल्कि प्रैक्टिकली भी आगे काम करें. With that again, thank you everyone and Allah Hafiz.